नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं लाया हूँ एक शख्स, एक ट्रेडर जिनसे मैं मिला था सिर्फ 2 बार पहले। आज से पहले 2 बार मिला हूँ, लेकिन 2 बार भी अच्छी मुलाकात हुई। एक वो ट्रेडर हैं और सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उसका नाम है सुमित मोंगिया। सुमित, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे कुछ खास आपके बारे में पता नहीं, तो आप स्टार्टिंग से बताइए कि आपकी उम्र क्या है। सबसे पहले ये बताइए। सर अर्ली 40s। अर्ली 40 मतलब इन्हें आप छुपा क्यों रहे? बोलिए 40 42 बताइए। 43 सर। 43, वेरी गुड, यंग। मैंने शुरू की लाइफ 47 में। आई एम 73 टुडे, दैट मींस 3 इयर्स एडवांटेज ओवर मी। थैंक यू बॉस। अच्छा, कब से ट्रेडिंग में आप? थोड़ी अर्ली लाइफ बताएंगे आप? एजुकेशन बैकग्राउंड या कुछ? मैं आई डिड माय सीए जी, और मैंने आपकी माया नगरी बॉम्बे से सीए करने का सौभाग्य मिला सर। PwC में मैंने आर्टिकलशिप किया था। ओके। एंड दिस इज ईयर 2000 एंड आई कंप्लीटेड माय सीए इन 2005। 2005। और विद ग्रेस ऑफ गॉड सर, जब इंदौर से आए और जैसे नहीं सर मूवीज़ में दिखाते हैं कि यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा है इंसान आके और देख रहा है कि यार कैसी जगह है बॉम्बे। दैट इज़ एग्जैक्टली आई गेस मेरे साथ हुआ था। और आई वॉज इम्प्रेस्ड, जैसे PwC काम करता था, जैसे इंडिया के टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस काम करते थे। एंड आई वांटेड टू गेट इन। ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ कि उन्होंने रख लिया, बोला नहीं यार हमारे यहाँ करो आर्टिकलशिप। मेरे साथ लकी बात ये हुई सर कि मैं स्टार्ट ही फाइनेंशियल सेगमेंट में मेरे को ऑडिट इंटर्नशिप मिला। एंड फॉर द कंप्लीट 3 years आई हैड दिन एक्सपोजर टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अब नहीं बोलते सर, 12th पास करके एक बंदा आया है और उसको सीधे फाइनेंशियल जगत में मिल गया। और सर कौन से ऑडिट, मतलब हमारे देश के सबसे बड़ी कंपनीज, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकिंग हाउस हो, बैंक्स हो, कार लीज की कंपनीज हो, ह्यूमन रिसोर्स में कोई फाइनेंस का कोई बड़ा खेल हो रहा है, बॉन्ड्स मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो रही है, एंड दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर सर। और मज़ा आ गया सर वो 3 साल। और ज़बरदस्त काम कराते हैं सर ये लोग। सुबह 10 बजे से आप अगर काम करने के इच्छुक है तो रात को 12 बजे तक उनके पास आपके लिए काम है। इनफैक्ट सुबह 4 बजे तक आपके लिए काम है, इफ़ यू हैव दैट ज़ील टू वर्क ऑफ कोर्स। तो वो एक्सपोजर मिला सर, क्योंकि इंदौर से आया हुआ था, यहाँ पे कुछ और करने के लिए था भी नहीं, तो आई वॉन्टेड टू लर्न एज मच एज आई कैन। तो दैट एपेटाइट था, एक ही चीज़ समझ में आई था। सो दैट थिंग टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल फॉर मी। और उसके कारण मेरे को मार्केट समझ में आने लगा कि नहीं यार मार्केट क्या होता है, लोग क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब? हाँ सर, स्टॉक मार्केट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मेरे को, वन अमंग मैनी थिंग्स जो मेरे को समझ में आने लग गया था सर। अब कैसे बोलेंगे सर, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू कैन नॉट स्टार्ट एन NBFC। ये तो नहीं करने वाले हो ना आप घर जाके कि आप NBFC स्टार्ट कर लोगे। तो क्या कर सकते हैं? सो स्टॉक ब्रोकिंग इज़ वन फील्ड जिसमें हर व्यक्ति के लिए एंट्री की जगह है, बिग और स्मॉल, एवरीबडी कैन एंटर इन स्टॉक मार्केट। तो मेरे को वो चीज़ एकदम समझ में आई कि यार दिस इज़ समथिंग विच कैन बी डन। एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड सर, उस समय मेरे को आर्बिट्राज एक डेस्क पे काम करने का मौका मिला, आर्बिट्राज डेस्क का ऑडिट करने का मौका मिला। और उस आर्बिट्राज डेस्क पे जो हमारे क्लाइंट थे, नॉट नेमिंग द क्लाइंट, 22 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था सर। एंड आफ्टर ईयर जब हमने उसको ऑडिट किया तो उन्होंने 23 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था सर। मोर देन 100%, मोर देन 100% इन अ ईयर। वेरी गुड। और वो सर बात मेरे को एकदम क्लिक कर गई कि यार अगर एक व्यक्ति साल भर में अपना पैसा डबल कर सकता है तो फिर कहीं और कुछ और करने की ज़रूरत बची नहीं जाती है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मेरे को अपना लाइफ जो है स्टॉक मार्केट में डिवोट करना है। एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड इट इज़ पेइंग वेरी वेल सर। ठीक है। तो तब क्या किया आपने यू वर वर्किंग इन प्राइस वाटर हाउस? यस, आई वाज विद प्राइस वाटर हाउस। और वहीं पर शुरू कर दिया आपने? नहीं, मैंने ट्रेडिंग तो समझना शुरू कर दिया था, छोटी छोटी ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया था। और CA बनने से पहले ही मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो गया था। जैसे कोई भी व्यक्ति स्टार्ट होता है सर ट्रेडिंग में, मेरे को ऐसा लगता है सर आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी व्यक्ति जब स्टार्ट करता है उसको लगता है ये स्क्रीन है तो सही। आपका एक लाइन है सर, मेरे को बहुत पसंद है, आप बोलते हैं भाव भगवान है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है इट इज़ फार मोर मीनिंगफुल देन अ सिंपल लाइन कि यार भाव भगवान है। मतलब अगर समझने वाले को समझ में आए तो इट हैज़ फार मोर डेप्थ देन अ सिंपल लाइन के प्राइजेस इज़ दी ओनली थिंग, राइट। बट उस भाव में सब कुछ डिस्काउंट होता जा रहा है, हर न्यूज़ डिस्काउंट होती जा रही है, हर इंपॉर्टेंट खबर जो है वो डिस्काउंट होती जा रही है। ये बात लोगों को बहुत लेट समझ में आती है। प्रॉब्लम मेरे को चूँकि शायद समझ में भी नहीं आती है।
सो मेरे को चूंकि वो एक्सपोजर बहुत अर्ली करियर से मिल गया था कि यार ट्रेडिंग डेस्क कैसी होती है, एक ब्रोकर कैसे काम करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या क्या चीज़ों पे होते हैं, एक म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसका इन्वेस्टमेंट का रैशनल क्या है, ऑडिट करने के लिए मिल रहा था सर उन चीज़ों को। वो चीज़ जो एक कॉमन व्यक्ति के लिए प्रॉब्ली लाइफ में कभी एक्सेसिबल ही ना हो, वो मेरे को इतनी इजीली अवेलेबल हो गई सर। और उसके कारण से मेरे को समझ में आया कि यार जो एक आम व्यक्ति सोच रहा है और बाजार बिल्कुल वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो आम आदमी सोच रहा है बजाज वैसे रिएक्ट नहीं करता नहीं कर रहा है। सो दैट गेव मी आइडिया कि यार यहाँ पे पूरा स्कोप है और यहाँ पे मेहनत करी जाएगी तो रिजल्ट भी प्रॉपर मिलेगा। तो फिर आपने कैसे क्या किया फिर उधर ट्रेडिंग की, प्रॉफिट कमाया, लॉस किया, क्या किया आपने फिर? तो मैंने आई स्टार्टेड ट्रेडिंग और मैंने बोला नहीं यार ट्रेडिंग करना है एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग वेरी स्मॉल सर, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि स्टाइपेंड से पैसे बना के और उसी को ही यूज़ करने का मन था। सो स्टाइपेंड बॉम्बे में उस समय से 10,000 रुपये था, खर्चे 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कर पाता था मैं, तो पैसा बचना शुरू था। अब समझ में आया कि नहीं यार मैं इसको आई कैन ट्राई एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। थोड़ा ग्रेस ऑफ गॉड ये अच्छा था सर कि चूंकि इतने सारी जगहों के ऑडिट्स होते थे तो उनके इनपुट्स बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते थे, कौन से स्टॉक्स की वो बात कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स उनकी नज़र में आई हैं। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट समझ में आने लगा। स्टार्टेड ट्रेडिंग, 1-2-3 शुरू के ट्रेड्स बहुत अच्छे चले गए सर और उससे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जैसा बिगनर्स लक बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो पैसा मिलता है, फिर बाद में बाजार अपने असली स्वरूप दिखाता है, एग्जैक्टली वैसा हुआ। फिर क्या उस समय आप इंट्राडे करते थे या डेली वाला बेस्ड ट्रेडिंग करते थे? सर मैंने 2000 में पहली बार पैसा लगाया सर और 2001 का फॉल देखा सर। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बिल्कुल ही अच्छे से उसने मुझे सिखा दिया कि भाई बाजार जो है वो बहुत खतरनाक जगह है। ऐसा नहीं कि आप आए और पूरा पैसा हर दिन बढ़ता जाएगा। शुरू में मेरे को ऐसा लगता था कि यार तो सब लोग फ़ोन ही तो लगा रहे हैं, कर ही तो रहे, इतना सही तो है। क्योंकि एक CA फर्म में, एक फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑडिट फर्म में ज़्यादातर लोगों को ट्रेडिंग करना पसंद था। तो हमको भी उनको, जो आपका सीनियर कर रहा है वो बोल रहा है यार एक काम करिए खरीद ले, तो आपका भी मन होता है चल मैं भी खरीद लेता हूँ। मतलब आप टिप्स पे काम करते थे उस समय? नॉट नेसेसरी टिप्स बट तो हाँ, अपना स्टडी तो नहीं था। ये बात किसी तो और का बिल्कुल स्टडी सच है, था? किसी और का स्टडी था या नहीं था पता नहीं आपको? अब आज ऐसे बोल सकता हूँ सर कि जैसे 2001 वाला टाइम फ्रेम है, इन्फोसिस और ये सब कैसे बोनस इशू करते थे। हर बार जब वो बोनस इशू होता था और लोग पैसा जोर से लगाते थे, उतना स्टडी समझ में आने लग गया कि अच्छा बोनस इशू हो रहा है तो पैसा बढ़ेगा, ओके यू इन्वेस्ट। सिस्टमेटिक स्टडी नहीं था? सिस्टमेटिक स्टडी नहीं, मतलब जिसने ये बोल दिया, किसने वो बोल दिया, इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, आप कर देते थे? सर ईयर 2000 में मुझे लगता है सिस्टमेटिक स्टडी मैंने के भी वैसे नाम किया पे, था। सिस्टमेटिक स्टडी के नाम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, इफ आई एम नॉट कोई रॉन्ग। था ही नहीं। Yes. First organization which started formally in this education segment, correct me if I'm wrong sir, एक UTI ICM करके एक्सिस बैंक ने और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे वो नवी मुंबई में इनका ऑफिस था जो अभी NISM ने टेक ओवर किया। यस, सो दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट एजुकेशन। वो अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि क्या फाइनेंशियल मार्केट को सीखा जा सकता है या सीखना चाहिए एट फर्स्ट प्लेस। तो वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी बना ही नहीं था सर हमारे देश में। तो दैट इज समथिंग विच वॉज देयर, बट मेरे को उससे लर्निंग नहीं मिला सर। मेरे को तो एक्चुअली इन लोगों से सीखने का मौका मिला जो एक्चुअल लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे थे और खुद के भी लगा रहे थे, और इनकी इंटरेक्शन से बहुत सारी बातें समझ में आती थी। सो मच सो कि सर आज मैं गूगल पे जाके टाइप करूँगा कि यार मेरे को टेक्निकल एनालिसिस पे बुक्स चाहिए तो शायद 2000 बुक्स आ जाएंगी। तो गूगल ही क्या था सर 2001 में, अगर आप याद करेंगे। सो राइट, अभी तो आप पत्थर उठाएंगे ना तो उसके नीचे एक टेक्निकल एनालिसिस मिलता है। राइट, तो वो जर्नी गया तो कब तक चला वो जर्नी चला सर 2005 तक। उसके बाद सर इंदौर आ गए। इंदौर वापस आ गए? यस, बैक टू योर होम टाउन। बैक टू माय होम टाउन इंदौर में। यस, मेरे साथ क्या हुआ सर, मतलब चूंकि आई वाज वर्किंग विद सो मेनी बिग जायंट्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। द बेस्ट आई गॉट वाज फ्रॉम अ कंपनी इन UK जिसने मुझे उस समय 60 लाख रुपए साल का ऑफर दिया था। और 60 यस सर। ओके। एंड UK था, मेरे को लगा परचेजिंग पावर पैरिटी प्रॉब्ली इतना बड़ा गेम नहीं है, ऑल्दो
इट वॉज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बट सर कैसा था कि आई डेंट वांटेड टू गो आउट ऑफ माय होम टाउन, मतलब मुझे ऐसा था कि पेरेंट्स के साथ ही रहना है, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार। Very good. और मैंने सर इसका स्ट्रैटेजी क्या बनाया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सर। बताइए ना प्लीज। अब जब आपने इतना सब होते हुए देख लिया, आर्बिट्राज डेस्क काम करते हुए देख ली, स्ट्रैटेजीज काम करते हुए देख ली, टेक्निकल एनालिसिस काम करते हुए देख लिया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि सर इंदौर में जो ब्रोकर है उसका स्ट्रेंथ और बॉम्बे में जो ब्रोकर है उसका स्ट्रेंथ में ज़मीन आसमान का अंतर है। सो व्हाई डोंट आई गो टू इंदौर एंड टेल देम कि यार मेरे पास वो स्किल सेट है, मैं उस स्किल सेट को आपके पास इंदौर में लेके आता हूँ। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। और मैं इंदौर में मेरे पापा बहुत नाराज़ हुए सर सबसे पहले इस बात पे किस बात के लिए? कि तुम इतनी बड़ी जॉब छोड़ रहे हो, इतना बड़ा मौका है, क्यों छोड़ना चाहिए, अगर मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। बट मैं आई वॉज अ लिटिल एडमेंट कि मेरे को पेरेंट्स के साथ रहना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर वॉट एवर यू वांट टू डू ट्राई। फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को गिव मी अ ईयर और टू, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू मेक दैट करियर आई जॉइन अ जॉब वॉट एवर सूट्स मी देन। वो बड़ी मुश्किल से माने सर वो। फिर क्या हुआ सर, फिर जब मैंने इसको जॉब को एक ब्रोकिंग फर्म को ज्वाइन किया सर, और मैंने उनको बोला कि आई एस्टेब्लिश आर्बिट्राज डेस्क फॉर यू, और मैं आपको ये पूरा सेटअप कैसे ट्रेड होता है, कैसी स्ट्रेटेजीज ट्रेड होती है, क्योंकि सर ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजीज इन ईयर 2005। आर्बिट्राज के बारे में बताइए पहले, बिफोर यू गो टेल मी व्हाट इज आर्बिट्राज है क्या, जो हमारे व्यूअर्स के लिए उनको समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, आर्बिट्राज को आमतौर पर ऐसे बोला जाता है सर, किसी भी प्रोडक्ट में ऐसे ट्रेड करना कि वो रिस्क फ्री प्रॉफिट बना सके। अब ये रिस्क फ्री प्रॉफिट से सुनना स्टॉक मार्केट में वैसे ही थोड़ा बुरा लगता है कि यार कैसी बात कर रहे हो, स्कैम जैसा सुनता है। लेकिन हम अगर आर्बिट्राज को टेक्निकल डिफाइन करने जाएंगे तो वो ऐसे डिफाइन करता है, मिस प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट्स इज कॉल्ड आर्बिट्राज, इज कॉल्ड एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो जैसे लोग आसान भाषा में कैसे बोलते हैं, एनएससी बीएससी में अगर अलग अलग रेट है तो जहां सस्ता है वहां से खरीद के जहां महंगा है वहां पे बेच दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यू विल बी एबल टू अर्न। सो दैट्स अ सिंपल आइडिया। इसका एक्चुअल ट्रेड कैसे होता था सर, इक्विटी मार्केट में सपोज करते हैं कोई शेयर चल रहा है 700 रुपए का, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दूसरा मार्केट हो गया सर। सपोज कर लेते हैं वहां पे रेट चल रहा है 710 रुपए का, अभी इतना गैप देखने नहीं मिलता है बट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो इक्विटी में 700 में खरीद के 710 में फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, और एक्सपायरी डेट पे ये दोनों मर्ज होके एक ही भाव पे आ जाते हैं, नहीं वाले, क्योंकि फ्यूचर का जो एक्सपायरी होगा वो इक्विटी के लास्ट हाफ एन आवर के एवरेज पे होगा। सो द प्राइसेस हैव टू कन्वर्ज इनटू वन। अब वो 750 पे एक होगा तो भी आप प्रॉफिट में हो, और 650 पे एक होगा तो भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि फ्यूचर और इसके बीच का जो 10 रुपए का गैप है वो आप कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सर बोलते हैं इंटरेस्ट आर्बिट्राज। तो इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्यों, क्योंकि ब्याज का पैसा छुड़ा रहा है इंसान, 700 रुपए लगा रहा है, 10 रुपए उसको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो 10 रुपए के लिए मेहनत कर रहा है। अगर ये 4 ही रुपए मिल रहे होंगे तो मैं 700 रुपए लगा के 4 रुपए कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बैंक में एफडी करा लूंगा मेरे पैसे की, राइट। सो ये इज वन ऑफ द टेक्निक्स। ऐसे बहुत सारे डिटेल्ड प्लान्स हैं सर आर्बिट्राज के। तो वो आर्बिट्राज कर यू कैन मेक मनी, बट सो दैट अल्टीमेटली यू कवर इट ऑन द लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर। वो ऐसा सर सुनने में ऐसा लगता था सर, वो सच में ऐसा नहीं होता था। मैं उसका भी एक डिटेल बताता हूँ। जैसे सपोज हमने 700 रुपये में इक्विटी खरीदा और 710 रुपये में फ्यूचर बेचा, ठीक है। अब हमको ये मालूम है कि महीने के एंड में मेरे को 10 रुपया मिलेगा, लेकिन सर प्राइस जो एक्चुअल दोनों मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो कोई एग्जैक्टली ऐसा तो होता नहीं है। कभी इक्विटी मार्केट में थोड़ा जंप आ गया, कभी इसमें थोड़ा सा गैप कम हो गया। सो यू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी का 10 रुपये का गैप घट के 8 रुपया हो गया ड्यूरिंग द डे, हाँ निकाल दो, दोनों को निकाल दो। तो इसमें क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि 700 और 710 का 700 ये ज्यादा गैप बढ़ के 12 रुपया हो जाए, हाँ हो सकता है, विच इज इवन बेटर सर, इवन बेटर। और आपका फ्यूचर 700 अगर आपके पास और पैसा रखा है तो इवन बेटर। क्यों, क्योंकि आपको एक्सपायरी में तो 12 रुपया मिलने वाला है, और नहीं भी रखा है तो यू स्टिल मेक दैट 10 रुपीज एट मंथ ऑफ द एक्सपायरी। इसीलिए सर इसकी उस समय की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि 300-300 करोड़ की एक्सपेंशन एंड बाय कंट्रैक्शन। यस एब्सोल्युटली। जब भी इन दोनों में गैप ज्यादा है उनको बेचना है, जैसे ही कम हो जाएगा उसको वापस खरीदना है। बिल्कुल ठीक है, यू समझ में। तो यू सिंप्लीफाइड सर। वो मैं सर सच में बोलता हूँ कि जैसे आज आपके साथ ये बात करने का मौका मिला, आपके सारे व्यूअर्स को मैं ये बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड फील करता हूँ इस बात को समझना सर एकदम सच्ची बात है कि एक अनुभवी व्यक्ति के साथ 1 घंटा मिल जाए
मेरे हिसाब से शायद 100 बुक्स के ऊपर उसकी वैल्यूएशन है। अगर मैं 100 बुक्स उठा के वो वैल्यू नहीं गेन कर सकता हूँ जो शायद 1 घंटा आपसे बात करके मुझे इनसाइट्स मिल सकती है। सो योर व्यूअर्स आर लाइक प्रिविलेज्ड ऑल्सो, क्योंकि उनको इतनी डिटेल में आपसे बात करने का मौका मिलता है। और देखिए, मैं खुद भी इस बात को समझाने में कितना परेशान हो रहा था, और आपने एक सिंपल लाइन में उसको कर दिया कि यार दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है, मतलब सेल करना है, कम हो रहा है, मतलब अपना ट्रेड कवर करना। सो अमेजिंग बॉस, यस, थैंक यू। सो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। वी वेंट टू अ ब्रोकर। उसने बोला ठीक है भाई, पैसे क्या लोगे? यू वांट टू एस्टेब्लिश द डेस्क, ओके, व्हाट डू यू वांट टू चार्ज? मैंने बोला कुछ नहीं। अब इट्स लाइक कुछ नहीं मतलब कैसे जिएगा? तो मैंने आई वांट टू हैव प्रॉफिट शेयरिंग। तो मेरा जो उसका आइडिया था, जो कि मैं जहाँ पे जिस भी फर्म को मैं देख के गया था उनका भी मॉडल सेम था सर, कि जो व्यक्ति ये ट्रेड करते थे उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती थी और उनकी शेयरिंग होती थी इन दी मनी दैट दे मेक। तो मैंने सेम आइडिया उनको ले जाके बता दिया कि भाई मेरे को भी यही करना है, कि मेरे को जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसमें से पैसा आप दे दीजिएगा। उसने बोला क्या परसेंटेज चाहिए? तो सर कोई भी व्यक्ति क्या जवाब देगा? बोलेगा 50-50। मैंने बोला 50-50 एंड उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला सर कितनी कैपिटल से हम स्टार्ट करेंगे? बोले आप बताओ आपको कितनी चाहिए? तो सर उस समय जो लॉट साइज़ होती थी वो 2.5 लाख का वैल्यूएशन रखती थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉट साइज़ होता नहीं था तब। तो मैंने बोला यार आप 8-10 लाख से भी शुरू करो तो आई एम कंफर्टेबल, हम एक बार टेस्टिंग फेज़ निकाल लेते हैं। सो पायलट हो जाता है तो उसको भी कंफर्ट आ जाता है, मेरे को भी कंफर्ट आ जाता है कि हम कर पा रहे हैं चीज़ों को। और मैंने बोला ठीक है। ये यहाँ तक की स्टोरी सर सेट हो गई। उसने बोला यार पर सुमित खर्चा कैसे निकालेगा? तेरा डे इन डे आउट का कुछ तो ध्यान रख। तो मैंने यार ये बात भी ठीक है, मतलब क्या करना है? बोले वहाँ बॉम्बे में क्या मिलता था? मैंने सर बॉम्बे में नौकरी थोड़ी कर रहा था, मैं तो स्टाइपेंड पे था। बोले कितना स्टाइपेंड था? मैंने 10,000 रुपये। बोले यही ले लें यहाँ पे। ठीक है सर, स्टाइपेंड है, संभाल लेता हूँ। सीए नहीं बने थे उस समय? मैं सीए बन गया था सर। अच्छा, स्टाइपेंड में, ओके, फिर भी स्टाइपेंड पे। फिर भी मैंने उससे 10,000 पे अग्री कर लिया सर, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव वो तो था ही नहीं कि मेरे को इससे फिक्स फी लेना है। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि मेरे को इसको मैं साल का डबल करना जानता हूँ, मैं कितना बड़ा पैसा बना लूंगा, उसमें से 50% मेरा, मतलब मेरा तो काम बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा। एंड विद दिस आइडियोलॉजी आई प्रोसीडेड। मतलब अगर इस समय कोई कंपेयर करे तो बोले 60 लाख रुपए महीने की साल की जॉब मिल रही थी, उसको छोड़ के तुम 10,000 रुपये महीने की जॉब ज्वाइन कर लिए। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड सर। और इफ़ यू लुक एट दैट जंक्चर कि यार कितना बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, तो प्रॉब्ली था, लेकिन आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक देन कि नहीं मैं ये कर लूँगा। मैं ज़िंदगी में नौकरी करने की कोशिश नहीं करूँगा। अपना पैसा होता है। यू टेक योर ओन लीव, यू फायर योरसेल्फ, नोबडी फायर्स यू। करेक्ट। एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। मेरे को किस दिशा में फर्दर मेहनत करना है, वो अपॉर्चुनिटी आपसे कोई छीन लेता है तो वो तो सर वैसे ही आप अपनी ग्रोथ को किल कर देते हो। सो दिस इज वेयर वी रीच सर। ओके। अब हमने डेस्क स्टार्ट किया और 3 मंथ्स हो गए, अभी तक हमारा पहला मार्जिन मनी, पहला 10 लाख का कैपिटल नहीं आया। अब 3 months ऑफ योर टाइम इज वेस्टेड एंड यू आर ओनली एट 10,000 रुपीज़ अ मंथ, विच इज़ लाइक नथिंग फॉर यू। बट सर क्योंकि मैं ट्रेडिंग करना सीख गया था, थोड़ा बहुत पैसा मैंने इकट्ठा कर भी लिया था, तो मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था कि पैसे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैं मेरे बॉसेस के पास गया, बोला यार सर मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करना है? बोले यार सुमित उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इन दी मीन टाइम व्हाट कैन यू डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? मतलब बताइए। बोले हेल्प अस डेवलप अ रिसर्च विंग। दे डिडंट हैव अ रिसर्च विंग सर, उनके पास रिसर्च की डिपार्टमेंट ही नहीं था सर। होती नहीं थी, टप टिप से काम चलता था उस समय। तो मैंने बोला हाँ ये मैं करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा एक्सपोजर था। तो मैंने बोला चलो यार ये इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने उनकी रिसर्च की एक पूरी टीम बनवाई। उस रिसर्च टीम को मैंने 2-3 महीना दिया। अब उनको तो एक नया बना बनाया डिपार्टमेंट मिल गया। दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग। एक थोड़ी कड़वी बात है सर, लेकिन आपके साथ बैठा हूँ तो करना ज़रूरी है। सर के व्यूअर्स के लिए एक सिंपल ऑनेस्ट बात सुनिएगा, मेरे को लगता है आपको समझ में आएगी। कोई भी ब्रोकिंग फर्म क्यों इंटरेस्टेड है आपको टिप्स देने में? व्हाट इज़ देयर बेनिफिट? उसकी तो कॉस्ट है, उसको 2 रिसर्च एनालिस्ट बिठाने, उनके ऊपर सैलरी खर्च करनी, सॉफ्टवेयर का पैसा खर्च करना है। कोई भी ब्रोकिंग फर्म सिर्फ एक कारण से इंटरेस्टेड है, यू ट्रेड मोर। आप उनको और ब्रोकरेज बना कर दो, आपके प्रॉफिट लॉस से उसमें उतना उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है कभी भी। सो दिस इज समथिंग रहता ही नहीं एक्चुअली। बोले सच ही बोलो पूरा, बिल्कुल छोड़ो तभी मत छोड़ो। एब्सोल्युटली राइट। तो उसको तो ये चाहिए कि बस टर्नओवर होता जाए और क्लाइंट उसके साथ बढ़ती हुई ट्रेडिंग करता जाए। ये बात सर मैंने उस समय ऑब्जर्व करी। और अब ये 3-4 महीने हो गए थे सर, मेरे को रिसर्च से पैसा कमाना नहीं था, रिसर्च टिप्स मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, ब्रोकरेज से मुझे पैसा कमाना नहीं था, मुझे तो मेरी टीम मेरा डेस्क हैंडल करना था। एंड दिस स्टोरी वेंट ऑन। मैंने बोला साहब अब तो 6 महीना हो गया है ना,
नाउ फेड अप, अब नहीं हो रहा है बॉस, ये जो आप दे रहे हो गुजारा भत्ता, इससे भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला यार दिस इज़ द लास्ट मंथ, हमारा कैपिटल हो गया है अरेंज एंड विल स्टार्ट। ठीक है यार। एंड हमने से स्टार्ट कर लिया। अब जब वो स्टार्ट हो गया कि हाँ चलो अब आप फर्स्ट टाइम आपकी आर्बिट्राज डेस्क बन गई, अब आपको ट्रेड करना है। सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन ऐसे समझिए सर कि आज की डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव डेटा देता है। 2005 में लाइव डेटा फ्री तो नहीं था सर, कुछ नहीं, महंगा था बहुत। 5,000 रुपये पर सेगमेंट मेरी कंपनी पे करती थी। और कि अगर आपको इक्विटी का डेटा चाहिए तो 5,000 रुपया चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा चाहिए तो 5,000 रुपया चाहिए, प्लस दी सॉफ्टवेयर कॉस्ट इज एडिशनल। एक्सपेंसिव उस समय था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो आम व्यक्ति के तो सोच समझ के ही बाहर था सर। पर ठीक है सर, और कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, पे करी थी, तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर अरेंज करने में और 1 आध महीना खराब कर दिया, लेकिन तब तक मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग से। फर्स्ट मंथ प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लाख। वेरी गुड, 20% हो गया। 20% हो गया और मैं तो एक्साइटेड। और सर ये 2005 के आसपास आपको बुल रैली पता ही है कैसी चलती थी, तो पैसा कमाना उतना मुश्किल था भी नहीं। तो मैं हंसता खेलता कूदता अपने बॉसेस के पास पहुंचा, मेरा 2 लाख रुपए कमाए, 50-50 करो। एंड आई वाज लाइक कि चल 10,000 से 1 लाख पे तो आया कम से कम। एंड एक जवाब जो मुझे मिला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला कि यार सुमित ये तो फर्स्ट मंथ है और स्टॉक मार्केट है, कंसिस्टेंसी का क्या, अगले महीने नहीं आया तो क्या करेंगे, सो विल वेट फॉर फर्स्ट 3 months एंड देन विल शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, जब इतना वेट किया तो इतना और चलता है। नेक्स्ट मंथ वी मेड 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, फिर वी मेड 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, एंड टोटल वी मेड 4 to 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इन अ टेन्योर ऑफ 3 months। और सर मैं बोल रहा हूँ वी, क्योंकि वो वी बोलने की आदत हो गई सर, सच में वो अकेला बंदा सुमित मोंगिया ट्रेड कर रहा था वहाँ बैठ के। ठीक है सर। अब 3 महीने बाद मैं खुशी खुशी मैंने पूछा, मैंने भाई 5 पेटी कमा लिए हैं, अब जो भी बांटना करना है 2-2.5 लाख रुपए जो देने हैं दे दो। एंड ही इज़ लाइक कि सुमित यार एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने बताया वो प्रॉब्लम ये है कि तेरी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये महीना। तो बोले साल की कितनी? मतलब 1,20,000 रुपये। बोले यार इसका 5x तो हमारी कॉस्ट है, सो 1,20,000 इंटू 5 मतलब 6 लाख रुपये हमारी कॉस्ट है, इसके ऊपर जो तू प्रॉफिट कमाएगा उसमें शेयरिंग होगी। मतलब सर ये रखे मेरे कागज जयराम जी की, मैं तो चला, मुझसे नहीं हो पाएगा। वेरी गुड, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से आपकी लाइफ शुरू हुई? नहीं हुई सर, यहाँ पे अभी कॉमा आया सर। मेरे को उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, बोले नहीं यार सुमित तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि हम जीवन भर 10 लाख पे रहेंगे, हम तो अभी बढ़ा के 1 करोड़ कर देंगे, फिर तेरे लिए 6 लाख रुपए कमाना कितना मुश्किल है? मतलब फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एंड दैट 1 करोड़ नेवर केम। और फिर आई गॉट फेड अप, फिर मैंने बोला भाई ये तो नहीं हो पा रहा है, एंड मैंने फिर अपने पेपर पुट इन किए। जब ये पेपर पुट इन कर दिए सर, अब दिस इज़ दैट मोमेंट इन लाइफ जहाँ पे आप क्लूलेस हो, क्योंकि आप अपने जीवन का 1 साल गंवा चुके हो। पापा से 2 साल मांगे थे और उनको एक प्लान बना के दिया था कि पापा ये प्लान है, और पापा ने, अ फादर इज़ अ फादर सर, वो हमेशा बच्चे का अच्छा चाहता है, वो कभी Always, नहीं, always. कभी भी ये नहीं सोचता कि इसका Parents के नुकसान हो, आगे भगवान भी नहीं है ना। तो उन्होंने वो ये चाहते थे कि यार तेरे को एक स्टेबल करियर मिल जाएगा, तू कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है, ठीक है कभी जीवन में हुआ तो हम भी यूके शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर आते रहना मिलते रहना, जैसे ज़्यादातर लोगों के साथ होता है सर। मैंने बोला कि सर मेरे को पापा अभी 1 साल और है मेरे पास, मैं आई विल फिगर आउट व्हाट आई एम विलिंग टू डू। अब मैंने सर पापा को प्रपोजल दिया कि पापा 10 लाख रुपए मैंने उनके लिए थे, आप दे दो तो मैं कमा के दे दूंगा, 50-50 वाली शेयरिंग भी नहीं है, पूरा घर में ही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट ही वॉज नॉट वेरी कीन कि यार सुमित तू ये जगह अपना करियर बना। उनको ऐसा लग रहा था कि यार तू इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वहाँ क्यों नहीं जाता है। एंड दिस इज़ वेर यू कम ऑन अ पॉइंट जीरो सर, अब ख़त्म, अब नहीं मालूम क्या करना है नेक्स्ट डे। आई कैन अंडरस्टैंड। अब जब करियर ऐसी जगह पे आ जाता है, एंड समबडी हु हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और जिसको सब इतने बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे थे कि यार यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, अभी 1 साल बाद तो ऐसे ऑफर्स नहीं होंगे ना सर, कोई लोग मेरा ही वेट थोड़ी कर रहे हैं बैठ के। और मेरी हिम्मत भी नहीं थी किसी को फ़ोन करके बोलूँ कि यार भाई मेरे को वापस आना है, और मेरा मन भी नहीं था सर। बोले क्या करें, तो चलो एक काम करते हैं, वी स्टार्ट विथ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन योर ओन कैपिटल। ठीक है यार कैसे करेंगे? तो उस समय सर थोड़ा थोड़ा कमोडिटीज़ मार्केट में ट्रेड करना चालू किया। कमोडिटीज़ क्यों? क्योंकि सर लोअर मार्जिन पे बड़ा काम उसमें हो सकता है, क्योंकि इक्विटी में मार्जिन कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा था कंपेयर टू कमोडिटीज़, तो वहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया, स्टार्टेड मेकिंग सम मनी। जैसे ही थोड़ा पैसा बनाया तो सर इस समय आई रियलाइज्ड कि मेरे पास बहुत सारे मेरे टाइप के लोग आ रहे हैं
जो ये बोल रहे हैं कि यार NCFM का एग्ज़ाम हमसे पास नहीं हो रहा है। उस समय NASM होता नहीं था सर, NSC का NCFM का एग्ज़ाम होता था, तो NCFM का एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है। तो मैंने ठीक है, मैं करा दूंगा। अब व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू स्टार्ट वर्किंग फॉर? तो मैंने ये सोचा कि मैं ट्रेडिंग तो कमोडिटीज़ की, मेरे को मार्केट में इवनिंग आवर्स में मूवमेंट मिलता है, तो मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ, आई स्टार्ट शेयरिंग दिस, मैं NCFM के एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि ऑफिस तो ले लिया था, बैठे तो थे ही आप उसमें। तो मैंने बोला ठीक है, NCFM एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। दिस इज़ अ रियल इंसिडेंट नाउ आई एम शेयरिंग। अब क्या हुआ सर, एक बार कुछ 5-7-10 बच्चे आ गए, उनको सिखा दिया। अभी दिस इज़ ईयर 2006 और 7 काफ़ी अर्ली। तो सो सिखा दिया कि यार कैसे एग्ज़ाम पास करना है, एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव कि एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से पढ़ा दिया। शेयर बाजार नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, NCFM का एग्ज़ाम कैसे पास करना है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2008 में हमने डिसाइड किया कि यार इसको NCFM के एग्ज़ाम को पेपर में पब्लिश करते हैं, एडवर्टीजमेंट, एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कम। और मैंने एक्चुअली, हमारे वहाँ पे एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसके कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाया। अंकुर जी है मेरे, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। अंकुर जी आए ऑफिस, उनका भी करियर स्टार्ट ही हो रहा था, मेरा भी करियर स्टार्ट ही हो रहा था। तो मैंने पूछा, अंकुर भाई मेरे को पेपर में ऐड देना है। बोले दे दो। कौन से पेज पे देना चाहोगे? और सर कोई इससे पहले बिजनेस कभी किए नहीं थे, कुछ पता नहीं था, तो यार कोई भी व्यक्ति जब स्टार्ट करता है तो कहाँ सोचेगा। बोलेगा फ्रंट पेज पे ऐड देना है यार, सबसे अच्छी जगह वही होती है। उसने बोला फ्रंट पेज पे दे दो। बोले क्या देना है ऐड में? बोला सर NCFM की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती, इतना ही लिखना है हमको। तो उसने बोला सर फ्रंट पेज की एक मिनिमम साइज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड 60 cc। इतना जब तक नहीं होगा तब तक हम आपको स्पेस नहीं दे सकते, मतलब बड़ा बड़ा तो नहीं लिख सकते कि NCFM की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। सो माई टीम सजेस्टेड कि यार सुमित एक काम करते हैं, what else can we talk about? तो अंकुर was the first guy who said कि सर इसमें और क्या लिख सकते हैं आप बताओ। तो अंकुर और मैंने बैठ के कोर्सेज बनाए कि हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट भी पढ़ा सकते हैं, हम टेक्निकल ऑफ स्टॉक मार्केट भी पढ़ा सकते हैं, हम फ्यूचर्स ऑप्शंस भी पढ़ा सकते हैं और NCFM भी पढ़ा सकते हैं। तो आपने कोचिंग शुरू, तो अब मैंने फर्स्ट कोचिंग शुरू किया कि मैंने ठीक है यार अपन ये करके देखते हैं। दिस इज पहले आप करते थे आर्बिट्रेज, अब सिखाने लगे कि कोचिंग बिजनेस, क्योंकि फंड की रिक्वायरमेंट थी सर, ट्रेडिंग के लिए। ये बिल्कुल पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए, क्या कहाँ से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, पैसा आ जाए, सर्वाइवल का काम था। यस। और उसके बाद फर्स्ट ऐड दिया सर, बहुत कम कॉस्ट में ऐड दिया सर। आज भी वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि इट वाज लाइक पीनट्स, बहुत अच्छे और मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी रही। मेरा ऑफिस था सर अप्रोक्सीमेटली 20 एक लोगों की सीटिंग की मैक्सिमम उसमें कैपेसिटी कितना होगी। वक्त चला ये कोचिंग का बिजनेस? इस 20 सीटिंग कैपेसिटी में सर 100 से ज़्यादा लोग आते थे। वेरी गुड। छोटे शहर इंदौर से। यस। और मेरे पास 21वीं चेयर नहीं है सर, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास 21वीं चेयर नहीं, लोग बोले हम खड़े होकर पढ़ लेंगे सर, कोई बात नहीं। एंड दिस सीन माई डैड सॉ। उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है? मेरा पापा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को मज़ा आ रहा है और वो मतलब दे आर विलिंग टू जॉइन आवर कोर्सेज। मैंने बोला ठीक है यार, अच्छी बात है। अब सर दिस इज़ माई फर्स्ट बैच, मेरा फर्स्ट बैच के साथ ही मेरा कैपिटल जो था उसका एक मेजर हिस्सा तो अरेंज हो गया। मैंने ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं है। सो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन स्टार्टेड ट्रेडिंग। यस, बट इस बीच में क्या हो गया सर, STT आ गया। ओहो हो। STT के आते ही सर जिनसे मैं आर्बिट्राज सीख के आया था उन लोगों के आर्बिट्राज बंद हो गए और अब आपकी सारी ड्रीम्स जो थी वो, यस, कॉस्ट बढ़ गई सर, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो आप तो इतना सा थिन मार्जिन का बिजनेस लेके खेल रहे थे, वो ख़त्म ही हो गया सर। तो यू वाइप्ड आउट अगेन। तो 2 साल की जर्नी में 2 बार आप क्लीन बोल्ड हो गए हो। लाइफ स्ट्रगल है ना। यस। और मुझे लगता है सर दैट स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर वो स्ट्रगल नहीं होती तो शायद आज इतनी सारी चीज़ें जीवन में अच्छी हो रही हैं। अगर उन सब का अगर आज सच में अच्छा होना है और वो सच में अच्छी हुई हैं तो उसके पीछे आज वो सुमित मोंगिया भी है जिसने समझा था कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे एक ज़माने में, तो उसको उसकी कदर भी है, उसको ये पता भी है कि ये जो दे रहा है ऊपर वाला दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। तो वो वैल्यूएशन से सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब वो इंसान स्ट्रगल देखता है। और मैं ऐसा मानता हूँ सर, एनीबडी हु इज़ नॉट बॉर्न रिच, अगर वो अपने लाइफ में सब सही में कुछ बनेगा तो उसको इस फेज से तो गुजरना ही पड़ेगा। That is the only way. That is perhaps the best way. Yes. और फिर क्या हुआ? फिर सर अब यहाँ से वी स्टार्टेड ट्रेडिंग करना शुरू किया और लोगों ने भी आना शुरू किया। आर्बिट्राज से स्किप करके थोड़ा टेक्निकल साइड आ गए। अब टेक्निकल साइड आ गए
और एक मेरी स्ट्रेटेजी मेरे को सर उस समय मैं ट्रेड करता था सर, शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेड करता था। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल सर आप मुझे कुछ पता नहीं और नहीं हमारे व्यूअर्स को समझ में आएगा शायद काफी लोगों को, तो आप सिंपल बताइए क्या सिंपल बताता हूँ सर। तो सपोज करते हैं निफ्टी चल रही है 5000, तो उस समय तो 5000 भी सर नंबर होते थे। और निफ्टी चल रही है 5000, तो हम क्या करते थे 200-300 पॉइंट आगे की कॉल बेच देते थे। इसको मैं सर ऐसा मानता हूँ, और आई एम श्योर अब तक आपके व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस खरीदने वाले लोग बेसिकली लॉटरी खरीद रहे हैं। लगी नहीं लगी। मैं सर लॉटरी बेचना चाहता था कि जितने लोगों की नहीं लगी वो तो मेरी कमाई है, कैसीनो बनना चाहते थे। यस मुझे ये समझ में आया कि यार जो पैसा बना रहा है वो हमेशा कसीनो है सर। लॉटरी बेचने वाला हमेशा पैसा बना रहा है, इसीलिए वो लॉटरी जीवन भर बेच रहा है। लगने वाले की तो कभी कभी लगेगी, तो इसकी तो रोज लगेगी। हाँ, इसकी तो रोज की लग रही है बेनिफिट, कोई समझे नहीं। हाँ, तो सो अ कसीनो इज अर्निंग एवरी डे, राइट। अगर वो पैसा नहीं कमा रहा होगा तो वो 5वें दिन बंद कर देगा या महीने भर बाद बंद कर देगा। इफ ही इज नॉट मेकिंग मनी, नो बिजनेस विल कंटिन्यू। तो मेरे को वो कहानी समझ में आ गई थी, तो मैंने 200-300 पॉइंट आगे का कॉल बेचना शुरू कर दिया था कि बाजार इतना ऊपर नहीं जाएगा। एट द सेम पॉइंट इन टाइम 200-300 पॉइंट नीचे का पुट बेचना शुरू कर दिया था कि बाजार इतना नीचे भी नहीं जाएगा, तो बाजार एक महीने एक रेंज में रहेगा और मैं इतना पैसा बनाऊंगा। और उस समय प्रीमियम बहुत हाई होती थी सर, हमको महीने के 6% तक के रिटर्न में मिलने लगे। डबल तो हो गया 72%, और कंपाउंडिंग के जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। यस, ऑफ कोर्स उसकी अपनी एक रिस्क होती है, क्योंकि आपको कोई शेयर एक ही जगह पे चिपका हुआ रहता नहीं है सर। कभी ऊपर जाता है तो कॉल की प्रीमियम बढ़ती है, आपका दिल घबराता है कि भाई साहब ये तो नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए लेवल क्रॉस हो जाए। सो दिस इज़ वेयर वी वर, अभी यहाँ तक आ गए थे कि अब ट्रेडिंग कर रहे थे, वहाँ से पैसा आ रहा था। और 1 मिनट में यहाँ पर रोकूंगा। जी। उस समय मैं किसी से मिला था, वो पहले ही सिर्फ बेचते रह जाते, और ऊपर जाते तो और बेचते थे, और ऊपर जाता तो और बेचते थे। अल्टीमेटली इन 2 years ही वाज वाइप्ड आउट। यस, तो आपने कहा नीचे का भी बेचते थे। तो मतलब वो एक कवरिंग हो जाता था। यस। प्लस क्योंकि ये एक जगह बहुत अच्छी है सर, जहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में आज की डेट में लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्क है, लोगों का पूरा पैसा जो है उड़ जाता है। मैं ये आपके व्यूअर्स को क्लियरली शेयर करना चाहता हूँ कि एक्सचेंज बहुत स्मार्ट है। एक्सचेंज ने बहुत मैकेनिज्म प्लेस किए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ऑप्शन राइटिंग करना है वो वाइप आउट ना हो जाए। उसके लिए उन्होंने 2 मेजर नियम बनाए। 1, इनिशियल मार्जिन कि भाई मोटा पैसा जमा कर तभी तेरे को एंट्री करने मिलेगा। दूसरा मार्क टू मार्केट मार्जिन कि जैसे जैसे लॉस होता जा रहा है वैसा वैसा यू हैव टू पे। अगर यू आर नॉट एबल टू पे दैट लॉस तो आपकी सौदा उस जगह पे कट कर दिया जाएगा। काफी एफिशिएंट हो गया सिस्टम। और इसके कारण से मुझे लगता है कि ऑप्शन राइटर कभी भी दिवालिया नहीं होगा। मतलब जैसा लोगों के दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने कॉलर पुट बेच दिया और वो भूल ही गया कि मैंने ट्रेड डाला है, और बाजार किसी भी दिशा में चला जाए वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सचेंज ही वो सौदा काट देगा जो लॉस मेकिंग ट्रेड होगा। विदाउट उतना ही पैसा जाएगा जितना है, उतना भी नहीं जा सकता सर। अगर मैंने मिलेगा 2 लाख रुपए अगर मैं मार्जिन प्लेस करके कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो 20-30 हज़ार रुपए से ज़्यादा लॉस नहीं करने देगा एक्सचेंज मुझे, वहाँ पे मेरे को बाहर कर देगा। तो ये एक्सचेंज का ही मैकेनिज्म है। तो वो जो एक परसेप्शन बना होता है लोगों का कि यार मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, हाँ अगर मैं उसमें वो 30,000 रुपये रखे मैं वो भी दे दूँ, फिर और लॉस हो रहा है और दे दूँ, तो फिर वो देयर इज़ नो एंड टू इट। फिर वो शुरू किया और वो बहुत अच्छी जर्नी रही सर, और दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सर वो तो अभी भी चल रही है। तो अभी भी आप दोनों तरफ बेचते हैं या सिर्फ एक तरफ बेचते हैं? आज की जो स्ट्रेटेजी है सर मेरी, आजकल क्या करते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटिंग, ओनली इंट्राडे। वेरी गुड। 2 बात, एक ऑप्शन राइटिंग, दूसरा इंट्राडे, और वो भी सिर्फ डायरेक्शनल, ओनली डायरेक्शनल। 3 बात, यस। एक तो ऑप्शन राइटिंग, दूसरा इंट्राडे, वो भी डायरेक्शनल, वन साइड, राइट। मतलब दोनों नहीं बेचते, एक ही दोनों नहीं बेचते, अब सिर्फ एक ही बेचते, या तो कॉल बेचते हैं या तो पुट बेचते हैं। एक स्ट्रेटेजी का एक सिंप्लीफिकेशन आइडिया है सर कि जैसे कोई कॉल बेच रहे हैं तो अब नेकेड कॉल नहीं बेचते सर, अकेली कॉल नहीं बेचते, क्योंकि वो अनलिमिटेड रिस्क का फैक्टर आज भी है कि बाजार अगर एकदम तेजी से ऊपर जाएगा तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है। अब सर अब 1-2 लॉट वाली ट्रेडिंग भी नहीं बची जो आप उस तरीके से, यस। तो साइज बड़ा हो गया तो हमको ये समझ में आया कि यार क्या करना है। आप जैसे कोई भी ऑप्शन को सेल कर रहे हो जी, तो उससे और आउट ऑफ मनी वाला ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं। हैं। अब ये बात सर लोगों को ना एक्चुअली बड़ी परेशान करती है। ये क्या परेशान करती है कि भाई अगर बाजार एकदम से ऊपर चला गया तो क्या होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि बायर को क्या रिस्क नहीं है,
बायर भी रिस्क लेके ट्रेड कर रहा है, वैसे ही सेलर भी रिस्क लेके ट्रेड कर रहा है। और मैं तो डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग करता हूँ सर, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आज के दिन बाजार गिरेगा और मैं ये बोल के ही पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं, आपने यहाँ पर बेचा और यहाँ पर आपने खरीदा, यस यस अगर ऊपर चला भी गया तो इसका प्रीमियम तो थोड़ा कम होगा ही होगा, उसका फायदा होगा, यस लेकिन वहाँ तो प्रॉफिट होगा ना। यस ओके, व्यूअर्स के लिए एब्सोल्युटली। और मैं उस बात को और एक बार डिटेल में शेयर करता हूँ बता सर, मैं दीजिए। क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए जैसे अभी निफ्टी चल रहा है, सपोज कर लेते हैं 26,000, ठीक है, 26,000, 26,000 है ना, 26,000 निफ्टी चल रहा है। मैं 26,000 वाली कॉल कभी नहीं बेचूंगा सर। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी रिस्की। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि बाजार 26,000 के नीचे जाएगा, लेकिन मैं अगर 26,500 वाली कॉल बेचता हूँ ओके, तो मेरा कमेंट ये है कि बाजार 26,500 के नीचे रहेगा इस एक्सपायरी तक, करेक्ट राइट। अब मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ 26,500 की कॉल को सेल कर देता हूँ। करेक्ट, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, उस बात को एक मिनट के लिए फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये अगर मेरे को ये कॉल बेचनी है सर, तो 1,70,000 रुपए का मार्जिन चाहिए एक लॉट बेचने के लिए। मेरे को नहीं देना इतना मार्जिन, तो मैं क्या करता हूँ, इस मार्जिन को कम करने के लिए मैं इससे और आउट ऑफ मनी की, मतलब 26,600 की, 26,650 की, 700 की एक कॉल बाय कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को सर बियर कॉल स्प्रेड बोल देते हैं, नाम उसका जो रखा है। अब मेरे साथ ये हो गया सर कि इस जैसे ही मैं ये ट्रेड करूंगा, मेरा मार्जिन रिड्यूस होकर 40,000 या 42,000 रुपए रहे। ओके, तो जहां मुझे एक लॉट करने की ताकत थी, वहां पे मेरे पास 4 लॉट करने की ताकत आ गई सेम अमाउंट के साथ। प्लस मेरे को जो मार्जिन अभी मिल रहा था, मैंने 26,500 की कॉल बेची सपोज करते 30 रुपए में, और मैंने 26,600 की या 700 की कॉल खरीदी सपोज करते 10 रुपए में। तो पहले मैं 30 रुपए कमाने जा रहा था, लेकिन अब मैंने 10 रुपए का उसको चढ़ावा दे दिया, बलिदान दे दिया, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 20 रुपया रह गया जी। लेकिन जैसे ही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन होता है सर, उसी स्पीड से मेरा मैक्सिमम लॉस भी डिफाइन हो जाता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर बाजार ऊपर चला गया और 26,500 से भी ऊपर जाने लग गया, तो मैंने 26,600 की कॉल तो खरीदी हुई है। करेक्ट। तो ये 100 रुपए से ज़्यादा का लॉस तो मेरे को जीवन में भी कभी भी नहीं उठाना है। और वो 100 भी सर एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि ये 20 रुपए का जो मैंने गैप कमाया था, वो तो मेरे पास अभी भी है। तो नेट लॉस मेरा 80 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखेंगे तो मैं खोने में 20 रुपए है, पाने में 20 रुपए है, तो खोने में 80 रुपए। करेक्ट। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो एडवर्स है, लेकिन मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत फेवरेबल है। करेक्ट। प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर। यस, मेरा 90% या 80% चांस है कि वो बाजार वहां नहीं जाएगा। और उसमें भी सर मेरा खेल तो बहुत सिंपल है। मैं तो सुबह 10 बजे एंटर करूंगा, 11 बजे से पहले पहले अपना पैसा लेके बाजार से बाहर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर बस शाम तक 3:30 तक नहीं रुकते? कुछ नहीं करते सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सिर्फ 10 o'clock यू एंटर, 11 o'clock से पहले यू बुक योर प्रॉफिट, यू गेट आउट, यू आर अर्निंग। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर लोगों से चर्चा करते हैं, अभी बाजार को समझते हैं, और ऑनेस्टली बोले तो घर वालों को टाइम देते हैं। सो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन ट्रेडिंग हुआ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, ये वेरी हाई रिस्क ट्रेड है, बट डिसिप्लिन्ड है। अगर मैं इस 10 से 11 में लॉस में हूँ तो मैं इस ट्रेड को नहीं बुक करता लॉस। मेरा सेकेंड टाइम जो ट्रेड एग्जिट करने का है। अगर लॉस में 10 और 11 के बीच में नहीं निकलते, प्रॉफिट में नहीं निकलते, तो आप प्रॉफिट में तो मैं निकाल लेता हूँ। अगर लॉस में है तो क्या करते हैं फिर? लॉस में मैं वेट करता हूँ। कब तक वेट करेंगे? मैं सर, मेरी जो स्टडी है वो प्रॉब्ली ऑप्शन चेन बेस्ड स्टडी है, ठीक है। ऑप्शन चेन बेस्ड स्टडी है। मैं ऑप्शन चेन को एनालाइज करके मार्केट को डिफाइन करता हूँ। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस बोलता है सर कि अब ये बात सर आप 100% अग्री करेंगे, क्योंकि ये पूरे मार्केट की बेसिक साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। अगर मेरे को सुबह सुबह ट्रेड करना है, एक नया ट्रेडर, एक बिगनर ट्रेडर, उसको कैसा लगता है? उसको लगता है कि भाई मैं आया हूँ, सुबह 9:15 बजे खुला है, सबसे पहले क्या करना है? ट्रेड करना है। इसको ऑप्शन से कनेक्ट करते हैं सर, एक सेकेंड, ठीक है। अब सुबह 9:15 से 10 बजे तक सब लोग आए हैं, जैसे जैसे उनकी नींद खुल रही है वो आए हैं और वो फटाफट अपनी पोजीशन बना रहे हैं। आप नोट करेंगे सर, 9:15 से 10 बजे तक कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? कॉल का भी और पुट का भी, क्योंकि जिसको कॉल में तेजी लग रही है वो कॉल खरीद रहा है, जिसको पुट अच्छा लग रहा है वो पुट खरीद रहा है। और ये जो सेक्टर है सर, ये 10 बजे जाके थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होता है। इसीलिए मेरा एंट्री टाइम 10 o'clock है, और 10 to 11 वही मोमेंटम जनरली कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए मैं इसमें से यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। बीच बीच में मार्केट जो है कभी कभी अपनी दिशा चेंज करता है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, फिर एक बार 2 बजे के आसपास। लेकिन जिस व्यक्ति ने आज इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करी है सर, वो 9:15 बजे एंटर हुआ, उसको कंपलसरी कितने बजे एग्जिट करना है? 3:15 बजे तो उसको हर हालत में बाजार से निकलना है। तो मैं 3:15 बजे तक का पूरा वेट करता हूँ।
ओके और 3:15 बजे तक 99% चांस ये है कि आपको आपका पैसा जो है वापस मिल मिल जाएगा। जाए। आप अगर सपोज करते हैं उस दिन के ट्रेड में से 10 रुपए कमाने निकले तो हो सकता है 2 ही रुपए मिले, लेकिन आपका डे ग्रीन में एंड हो जाता है। और अगर सपोज कर लेते हैं कि वो डे एंड ग्रीन में नहीं हो रहा है, तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही मेरे लिए डिफाइन कर दिया कि भाई जाने में जो वो 8,000 रुपए हैं, 1:4 मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मेरे को क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। अगर एक्सपायरी 26,600 तक चली गई तब जाके मैं लॉस में हूँ। So तब that means you'll carry forward also. आई विल कैरी फॉरवर्ड ऑल्सो। Okay. तो अगर बड़ा लॉस हो रहा है मैं नहीं घबराता हूँ। बड़ा इन टर्म्स ऑफ सर मैं तो रोज का 1,000 रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 1-2 लाख रुपए लगाए तो रोज का 1,000 रुपए कमाने का मेरा टारगेट है, ठीक है। अगर वो कमा पा रहा हूँ तो बेस्ट है, नहीं कमा पा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो वो है। सो व्हाट You're playing on probability. यस 90 good probability that I'll make money. Sometimes I'll make lose money and you are willing to lose. यस But not willing to lose, you may carry forward. यस आज मैं तो कल मिलेगा ना जल्दी पैसा, से जाएगा किधर? हार नहीं मानता, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि बाजार जो है एक जैसा ऊपर 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 नहीं चलता है सर। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों होते रहेंगे। यस। तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस को, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को और ग्रीक्स को भी मेरे फेवर में कर लिया सर। अच्छा। अब जैसे ऑप्शन राइटिंग में सर सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू गलती है, जिसको थीटा बोलते हैं। जब समय के साथ ऑप्शन की प्रीमियम कम होती जाएगी तो थीटा मेरे फेवर में, हाँ, वो तो है ही आपके क्योंकि वो मेरे को चाहिए। दूसरा, मैं सर सिर्फ थीटा नहीं कमाता, मैं डायरेक्शन ट्रेड कर रहा हूँ और मैं इतनी दूर का ऑप्शन सेल करता हूँ तो डेल्टा बहुत लो होता है सर। मतलब कि मिलता कम है, बहुत मिलता कम है। मतलब अगर 100 रुपये निफ्टी चलेगा तो ये आउट ऑफ मनी वाला कॉल 10 रुपया चल गया, 15 रुपये चल गया, बस इतना है। वो मेरे को फेवरेबल है सर वो बात, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में जब जाता है तो बहुत स्लो जाता है और जब मेरे फेवर में आता है तो मैं तो बहुत ही छोटा पैसा लेके बाहर होने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये दोनों मेरे लिए फेवरेबल काम करते हैं सर। और मैं इस स्ट्रेटेजी को आई बीन यूजिंग सिंस सो मेनी ईयर्स नाउ, और इसी एक स्ट्रेटेजी से नंबर्स ऐसे जगह पे आके बोलने में डर लगता है सर, क्योंकि लोग साल का इतना बड़ा परसेंट बोलते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं। मेरे लिए वो दिनों में कन्वर्ट हो गया सर कई बार। तो जो ख्वाब लेके निकले थे कि यार साल में पैसा डबल करना सीखेंगे, उससे बहुत अच्छे ऊपर वाले ने सर दिन दिखाए। सो मैं आपसे लास्ट टाइम दिल्ली में मिला था तो आपने एक बात कही थी, मैं दिन में 2 ट्रेड करता हूँ। जी आज मैंने 5 किए तो कल नहीं करूँगा ट्रेड। यस। व्हाट इज दैट सर देखिए, मैं व्यूअर्स का इसमें फ़ायदा हो जाएगा, कितनी डिसिप्लिन ज़रूरी है सर। फर्स्ट थिंग ये कि डिसिप्लिन एक्सट्रीमली ज़रूरी है। मैं एक चीज़ मैं हमेशा फील करता हूँ सर कि जो स्टॉक मार्केट है ना, जो लोग लॉस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति लॉस कर रहे हैं ना, उनको ये बात नहीं क्लिक हो रही कि वो मार्केट में लॉस नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर मेकिंग लॉसेज, यू आर नॉट लूजिंग टू मार्केट, यू आर लूजिंग टू एन एक्सपीरियंस ट्रेडर। आप उस व्यक्ति को पैसा गवा के जा रहे हो जो बाजार को आपसे ज़्यादा जानता है। मैं सर मतलब मैं बिल्कुल ब्लंट होके आपको इंस्पायर होके ये बोल सकता हूँ कि एक व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस अच्छा है, वो एक मोटे पैसे वाले व्यक्ति से भी पैसा कमा के आ जाएगा। क्यों? मार्केट तो आपको जानता ही नहीं। यस, इट नोज ओनली योर स्किल एंड योर एबिलिटी टू रीड इट। तो मेरे को लगता है सर कि वो चीज़ जो है वो बहुत ही सुंदर काम करती है। तो डिसिप्लिन 100% कंपलसरी आइडिया है सर। और क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? योर एक्सपीरियंस, आपके 15-20 साल की जो एक्सपीरियंस हुई आपके 2000 से 2025 साल की एक्सपीरियंस में आपने जो मार्केट देखा है, जो एक नया जो ट्रेडर आता है यहाँ पर जी, उसके लिए क्या ज़रूरी है? 2-3 बातें बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है भाई कि ये स्टडी करें कि जो स्क्रीन है वही पूरा मार्केट नहीं है। भाव भगवान है, लेकिन वो एक सतही तरह की बात ना समझ ले कि यार जो रेट चल रहा है वही सब कुछ है। भाव भगवान है कि एक गहरी बात ये है कि यार जितनी भी खबर होगी हर चीज़ का डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ सर कि इंसान सिर्फ ये सोच लेता है कि स्क्रीन पे जो रेट चल रहा है या जो स्क्रीन है वही सब कुछ है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक किसी बोर्ड रूम में कोई खिचड़ी पक रही है, वो आज आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्क्रीन पे आएगा ज़रूर। तो आप सिर्फ वो स्क्रीन रीड करने लग गए कि यार मैं सिर्फ ये स्क्रीन ही देख लेता हूँ, तो काम बनेगा नहीं। दूसरा, एक सच्ची बात है सर, आप इतने सालों से इन्वेस्टर से डील कर रहे हैं, तो एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है जो सबसे ज़्यादा लॉस करती है सर। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, और वह एक द कैजुअल इन्वेस्टर, गैम्बलर्स। द कैजुअल, ठीक है क्या, हाँ चलो एक कॉल कर ही लेते हैं, गाड़ी चल रही है, चलो एक काम करते हैं, गाड़ी में पीछे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, चलो एक काम करते हैं ट्रेड कर लेते हैं। ये वाला व्यक्ति जो है सर, ये वाला व्यक्ति बहुत इजीली पैसा कमाता है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि 90% यूज़ करते हैं, ये वाले तो 99% यूज़ करते हैं।
सो ये जो कैजुअल इन्वेस्टर है, अगर इस तरीके से मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं तो बेटर है कि उसको छोड़ दें। छोड़ दें और पैसा वो अपने फैमिली को दे दें, माँ बाप को दे दें, भाई बहन को दे दें, बच्चों को दे, उड़ाओ हमारा पैसा। अपने और ऊपर कोई उड़ा लें कम से कम। और कोई फटाखा जलाते हमारे पैसे से, हम क्यों ना फटाखा जलाएं। सही बात है। सो और क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? मेरा सर मार्केट को मैं जैसे देखता हूँ, मैं एकदम क्लियरली समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ मैं शेयर कर लेता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मार्केट है ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे से चलता है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। अगर बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है। और मैं जिस मैकेनिज्म से इसको रीड करता हूँ, मेरे को ये बात समझ में आई कि जितना ज़्यादा पैसा किसी एक जगह पे लगना शुरू हो जाता है, वो वाली दिशा में बाजार जा ही नहीं सकता है। वो उस डायरेक्शन में मार्केट जा ही नहीं सकता है। ओके, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मार्केट का सिर्फ एक काम है सर, मार्केट का सिर्फ एक काम है। मार्केट अपने आप में मार्केट कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म ही तो है ना सर, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिल रहे हैं, राइट। लेकिन जो बड़ा खिलाड़ी वो क्या करने आया है? इस बड़े खिलाड़ी का काम सिर्फ तभी चलेगा जब वो बहुत सारे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा ले लेगा। मतलब एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं सर, एक अक्षय कुमार की कोई मूवी आ रही है, शाहरुख खान की कोई मूवी आ रही है, वो 300 करोड़ 400 करोड़ के बजट से मूवी बनाते हैं, और वो मूवी हिट कब होती है? जब इंसान 150 200 500 रुपये की टिकटें खरीदता है और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। ये एग्जैक्टली वही खेल है सर। जब ये छोटे छोटे खूब सारे इन्वेस्टर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, मार्केट उन सबसे पैसा इकट्ठा करके ले जाता है। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ मार्केट वर्क्स। और कॉल और पुट दोनों तरफ लोग इकट्ठे हैं सर। यस, अगर कॉल में लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए, सब लोग ज़्यादा बाइंग के उत्साह में आ गए, उस वाले टाइम पे तो बाजार को ऊपर ले जाना मतलब करीब करीब इम्पॉसिबल है। बहुत ही रेयर कोई सर्कमस्टांस हो जाए तो वहाँ पे unless they are बाजार wrong they will not make money. I mean they have to be wrong, then only someone else will make money. someone else will make money. तो मेरा एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस है कि अगर किसी व्यक्ति को मुझे एक लाइन में समझाना हो कि ऐसा कौन सा डेटा है जिसको तुम देखो तो कभी लॉस में नहीं जाओगे, तो वो सिर्फ एक डेटा है सर, जहां रिटेल ट्रेड कर रहा है उससे उल्टा ट्रेड कर लो। उल्टा कर रहा। और ये बात सर मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बैठते थे, जब उस ब्रोकिंग का आरएमएस देखते थे कि यार सर ब्रोकिंग का आरएमएस कितना इंपॉर्टेंट है, उसके पास पूरे इंडिया में जितने लोगों ने उसके यहाँ सौदा किया उसकी एक एक चीज़ उसको दिखाई देती है। उसको दिखाई दे रहा है ना कि अगर आज बहुत सारी निफ्टी की कॉल खरीदी गई हैं तो उसको मालूम है आज तो निफ्टी ऊपर नहीं खरीदी गई है, ऊपर नहीं, कहाँ और कौन खरीदने बचा। हाँ, तो अब वो क्या करते हैं, वो कॉल सेल उनके दिमाग का फर्स्ट आइडिया होता है। और मैं यही बात ट्रेड करता हूँ सर, जहाँ पे लोगों की भीड़ है वो लोग तो पैसा नहीं बनाने वाले हैं, उससे उल्टा मार्केट। तो फिर आपके रिटेल इन्वेस्टर पैसा कैसे बनाए ये बताइए आप। वो तो बेचारे दुखी हैं, वो तो हमारे पॉडकास्ट देखेंगे, हमने 1 घंटा तो हमने देख लिया, हमको बताया अब मैं पैसे कैसे कमाऊँ। सर देखिए, उनके लिए एक बताइए अच्छी और एक सच्ची बात है सर कि अगर आज ऊपर वाले ने हमको प्रॉफिटेबल बनाया है, आप इतना अच्छा एनालिसिस कर पा रहे हैं सर, तो ये आज रात को सोए कल सुबह ब्रह्मज्ञान हो गया ऐसा तो नहीं हुआ ना सर। हम लोगों ने उतने धक्के खाए, तो एक्सपीरियंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। यू हैव टू पुट इन दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर 2005 से 2025 का मार्केट अलग है। 2025 का मार्केट फार मोर एडवांस्ड है, क्योंकि हर वीक की एक्सपायरी है और पहले तो हर दिन की एक्सपायरी थी। उस मार्केट को 2005 के मार्केट के साथ कंपेयर करना गलत होगा सर, ठीक है। जैसे इट्स लाइक मैं मेरी साइकिल को मैं किसी कार से कंपेयर कर लूँ, ये उतना बड़ा गैप आ गया है सर। तो अब उतना ज़्यादा एडवांस टूल्स आ गए हैं जिनको यूज़ करके मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? तो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे पहले इस बात से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको बताऊं सर, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि वो 1 का 10 करने की ताकत रखता है, जो कि सच भी है। पैसा भी कम लगता है उनको, पैसा भी कम लगता है। लेकिन एक सच्चा फैक्ट है जो हमको स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए। सपोज मैं 20,000 रुपये लेके आया और मैं भगवान से बोलता हूँ कि भगवान मेरा ये कॉल जो है 10 गुना हो जाए। तो पहली बात तो ये कि इतने लंबा ये होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपोज करते हैं कि होल्ड कर लेते हैं, 20,000 रुपये की चीज़ 2 लाख की हो गई। अब क्या ये 2 लाख रुपए फिर से लगाने की हिम्मत है? जब आपको अपना कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, जब आपका अपना कोई रूल ही नहीं बना, आपने लक के बेसिस पे पैसा कमा लिया, तो अगली बार 2 लाख रुपए कैसे लगाओगे? तो जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक वो कहानी नहीं बनती। इसीलिए लक पे आप अपना करियर नहीं बना सकते। लक पे करियर नहीं बना सकते। एक आधी बार पैसा कमा लिया ये एक ठीक बात है, लेकिन आप चाहो कि मैं हर बार उसको डबल ट्रिपल 4 बार करता जाऊं तो वो कैसे होगा? तो देयर हैज टू बी सम स्टडी। और मेरे को ऐसा लगता है, जिसके लिए मैं आई बीन आउटस्पोकन अबाउट इट एंड ब्लंट ऑन दिस टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई भी व्यक्ति को अगर कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
बहुत अच्छा काम किया आपने। लोग समझते ही नहीं इस बात को, हमको तो नहीं आता, कम से कम किसी और को तो आता है जिस पर आप विश्वास कीजिए। एक बहुत अच्छी बात है सर, 500 रुपए लगाने वाला व्यक्ति उस करोड़ रुपए सैलरी लेने वाले व्यक्ति को जॉब पे रख रहा है, और जिसको वो अदरवाइज कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, मिल भी नहीं पाता कभी उसे, मिल भी नहीं पाता उससे, वो तो आज भी नहीं मिल पा रहा है क्या, लेकिन उसको मनी सेफ। यस, हिज मनी इज सेफ। वो इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, उतना इंटेलिजेंट फंड मैनेजर उसका पैसा मैनेज कर रहा है। सो अगर बिल्कुल नहीं आता है तो यहाँ से स्टार्ट करो, बट यहाँ पे स्टार्ट करने में सर एक बहुत बड़ा कमी है, आप कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए, जिस प्रोसेस में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए वो कभी आएगी ही नहीं। तो उससे एक स्टेप क्लोज आ सकते हो आप। क्या कर सकते हो आप? इंडेक्स फंड्स को ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, स्मॉल ETFs को ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, जो आपको ट्रेडिंग का फ्लेवर भी देंगे और जनरली सेफ भी हैं। जैसे हमारा आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी हुआ सर, यार ओवरऑल एक ग्रोथ तो वो देता ही देता है, अगर आपने थोड़ा स्मार्टली कर लिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी आप बना सकते हो। तो ETF एक ठीक ठाक आइडिया होता है। इससे एडवांस जाना है तो मुझे ऐसा लगता है सर कि स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहिए, जो कि इट हैज़ टू बी बहुत ग्राउंड वर्क एंड मार्केट, मतलब रिसर्च करते भी बनना चाहिए और ट्रेड भी करते बनना चाहिए। दोनों कला होगी तब जाके वो कहानी बैठेगी। और उसके बाद मेरा ऐसा मानना है सर, रिसर्च ऑप्शन राइटिंग आती है और उसके बाद जाके ऑप्शन बाइंग आती है। अगर कोई स्ट्रक्चर मुझे डिफाइन करना होगा, बाइंग लास्ट, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है ये उसके लिए है। पहले म्यूचुअल फंड वो नहीं हो सकता, तो फिर आपने कहा कि ETF टॉप रिसर्च करने के बाद फिर ऑप्शन सेलिंग एंड फाइनली ऑप्शन बाइंग, जो कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। उल्टा करता है, म्यूचुअल फंड तो करते ही और खुद ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करते हैं सर। मैं ऐसा मानता हूँ सर, ऑप्शन बाइंग बुरा नहीं है, मैं भी करता हूँ, मगर ऑप्शन बायर पता है क्या है, वो एक शिकारी की तरह है सर। वो निशाना लगा के बैठा हुआ है और शांति से उतनी पेशेंस बैठा रहेगा एंड he'll वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, और जैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली he'll एग्जीक्यूट, और इतना क्विक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। यस, हाईली स्पेशलाइज्ड। और मैं बोल रहा हूँ सर कि उतना पेशेंस के साथ मार्केट को मॉनिटर करना, यही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। 9:15 बजे तो खुजली हो जाती है। खुजली को संभालना भी। तो अगर किसी व्यक्ति को एज एन ऑप्शन बायर अपना करियर बनाना है तो उसको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि मैं रोज तो ट्रेड नहीं करूंगा, एंड दिस इज वेयर डिसिप्लिन कम्स इन सर। मैं एज एन ऑप्शन सेलर में लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पूरे वीक में एक दिन ब्रेक दो अपने आप। सो यू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक सो दैट आपको फ्रेश मार्केट देखने के लिए मिले। रीसेट तो हम करते हैं हमेशा, कंप्यूटर को, खुद को नहीं करते। मेरे लिए वो दिन कौन सा होता है सर? मेरे लिए जनरली वो एक्सपायरी का नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मतलब अगर ट्यूसडे एक्सपायरी है तो वेडनेसडे को, और सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को है तो फ्राइडे को। इन दोनों में से कोई एक दिन में। निफ्टी सेंसेक्स सब करते हैं, बैंक निफ्टी भी करते हैं, या सिर्फ निफ्टी करते हैं? मेरा निफ्टी इज माय पैशन। यस, यस, उसके साथ यस, निफ्टी इज व्हाट आई ट्रेड। यू नो योर एनिमल एंड नो द एनिमल वेल। यस, और जितना कैसा हो गया सर, एक ही शेयर को आप देख रहे हो, पिछले इतने सालों से एक ही शेयर देख रहे हो, तो कैसे कमांड नहीं बनेगी उसके ऊपर? बिल्कुल राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। क्या हो गया, इंसान क्या करता है, जंप करता है, अरे यार आज क्या करते हैं, आज ये वाला शेयर चल गया, चल 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 उसको देखते हैं, अरे वो वाले शेयर ने लाइफ टाइम वही बना दिया, चल ये छोड़ते हैं, उसको जंप करते हैं। इसमें बोनस आ गया, इसमें डिक्लेयर हो गया। तो वैसा होता है सर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है सर, मैं देख रहा था किसी एक जगह पे मैं स्टडी कर रहा था। तो अगर कोई एसेट क्लास वाइज कंपेयर करा जाए कि अगर सपोज करते गोल्ड है, रियल एस्टेट है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इक्विटी मार्केट का लार्ज कैप है, कैश कंपोनेंट मान लीजिए, अगर आप 10 साल की स्टडी करेंगे तो नो वन कमोडिटी हैज बीन विनर, एसेट क्लास हैज बीन विनर ऑल द इयर्स। नो, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस साल जीता है वो अगले साल उसके जीतने के चांसेस सबसे कम है। पैसा तो उतना ही है, खाली मूव करता है जगह, मूव करता है। राइट सर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस साल गोल्ड जीता तो अगले साल गोल्ड के जीतने के चांसेस कम है, लेकिन इस समय लोगों के बीच में गोल्ड का क्रेज सबसे हाई होगा, और फिर वो इस हाई पे गोल्ड खरीद लेंगे और फिर वो फंस जाएंगे, एंड देन दे विल हैव टू वेट फॉर अनदर 3 years कि उसमें से बाहर आ सके। तो ये मैं इसको बोलता हूँ सर मंकी माइंडसेट। एक बंदर है, उसको दिखा अच्छा इस पे वो लगे, फल लगे, चलो इस पे कूद जाते हैं, वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा यहाँ के तो दूसरा बंदर ले गया। तो आफ्टर अ स्टॉक हैज मूव्ड, आफ्टर एन एसेट क्लास हैज मूव्ड, उसके बाद उसमें पोजीशन बनाने जाता है हर आम ट्रेडर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे बहुत सिंपलर आइडिया क्या है, हर एसेट क्लास का एक टाइम आएगा, जब उसका टाइम आएगा वो अपने आप रन करेगी, आप खाली उसमें बने रहे तो भी काम हो जाएगा। जैसे एक बहुत अच्छी स्टडी है सर,
2047 की विकसित भारत का विजन है सर, जी। है ना। 2047 में हमारी जीडीपी 2900 करोड़ की लगती है, जी। विच इज 10 times द करंट जीडीपी। अब नॉट 10 times, लेट्स से If you just buy and stay invested. यस, इतना सिंपल सा काम है, खरीद के बैठ गए आप। आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, कल 50 करोड़ होंगे। जैसे जैसे वो लोग आएंगे तो बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एक बेसिक अंडरलाइन तो ये कि इस तेजी को तो मिस नहीं करना है, इस तेजी को तो कमाना ही कमाना है। और मैं जितनी स्टडीज़ को पढ़ता हूँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लोगों ने कंपेयर किया है इस एक्सपेक्टेड ग्रोथ को यूएस के 1980 से 2000 की ग्रोथ को। करेक्ट। उतनी ग्रोथ जो यूएस ने देखी थी वैसी ग्रोथ इंडिया को मिल सकती है। और इस समय अगर आप इस इंडिया की ग्रोथ का हिस्सेदार नहीं हुए तो फिर कब हो गए? तो फिर क्या ही फायदा हुआ स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होने का और फाइनेंशियल मार्केट को स्टडी करने का? जरूरी नहीं कि हमको रोज एक्शन चाहिए। यस, पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। और उसके लिए प्रॉब्ली एक इन्वेस्टर सफिशिएंट है। ऑफ कोर्स 12, 15, 18% अच्छा रिटर्न है मेरे लिए। थोड़ा मेरा एपेटाइट बढ़ गया है, थोड़ी मेरी समझ भी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको समय दे रहा हूँ तो बदले में मैं उसका पैसा भी मुझे मिलना चाहिए। मैन आवर्स की कॉस्ट सर, जो मेरे को 60 लाख रुपए की तनख्वाह वहाँ मिलनी थी, वो कहीं तो कवर करनी होगी ना सर। वो भी आज से इतने साल पहले मिल रही थी, तो वो कौन कवर करके देगा? वो मार्केट कवर करता है। तो कैसे है? वो स्किल है, मार्केट खान है। यस, लेकिन सोना निकालने को आना चाहिए। खान। और ये कोई एक रात में नहीं सीख सकता। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। बच्चा भी खड़ा रहता, पैदा होने के बाद 10 महीने लगते हैं खड़ा रहने में और पैदल करने में। करेक्ट। हम ओवरनाइट कैसे सीख पाएंगे? इट टेक्स टाइम। और मेरे को ऐसा लगता है सर, यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हमारे जो है वो धोखा खा जाते हैं। उनका जो इनिशियल टाइम फ्रेम है, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ सर, जिन्होंने 20,000 रुपये लगाए, फिर गवा दिए, फिर 20,000 रुपये लगाए, फिर गवा दिए, फिर 20,000 रुपये फिर गवा दिए, और ऐसे करते करते 5-6 लाख रुपए तक गवा दिए। और फिर वो बोलते हैं कि यार इतने पैसे लग गए। और अगर आप उनको बोलो कि एक काम कर, ऑप्शन राइटिंग शुरू कर, 50,000 रुपये से करना है, वो तो है नहीं। अब पैसे नहीं बचे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि पीपल शुड स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आई हेल्प पीपल अंडरस्टैंड मार्केट्स। मैं इससे पहले क्या करता था सर, मेरा एक बहुत डिटेल्ड वर्किंग रही है रिसर्च के ऊपर। आप रिसर्च में इतना बड़ा नाम रखते हैं सर। मेरी एक दिल की क्या कह लीजिए शिकायत है, आपसे नहीं है, पर मेरी शिकायत है कि मैं इंडिया को रिसर्च हब के रूप में नहीं देख पाया अपने जीवन काल में अभी तक। मैं सर इसको हमेशा कंपेयर करता हूँ कि यार अगर मैं इसको एक आईटी सर्विस से कंपेयर करूँ तो आईटी सर्विस इंडिया में बहुत बड़ा नाम है सर, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है आईटी सर्विस में। तो क्या है ऐसा इंडिया के पास जो आईटी के इतना बड़ा नाम हो गया? तो सर मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर और कंपैरेटिवली चीप लेबर, यही दो बातें हैं सर जी। तो रिसर्च में क्यों नहीं अप्लाई होती ये बात? रिसर्च पे 100% वही पढ़ा लिखा, वही होशियार, कैंडल तो सेम है और सिखाई जा सकती। और अगर वो सीख गया तो उसके लिए वर्ल्ड खुला है। और अब तो जैसे क्रिप्टो मार्केट आ गया है, और इनके साथ तो आप यहाँ बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड, आप वर्ल्ड हैज बिकम वन मुट्ठी में आ गया। यस, तो प्रॉब्ली हमारे जीवन काल में हमको शायद कोई ऐसा एक रिसर्च का इंस्टीट्यूट जो हमारी सरकार सोच ले कि जैसे मैं ऐसा मानता हूँ सर कि अगर आईआईटी नहीं होता तो ये आईटी का इतना बड़ा खेल नहीं होता, आईआईएम नहीं होता तो मैनेजमेंट के लीडर्स नहीं होते। ऐसे ही किसी दिन जब रिसर्च का ऐसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे देश में खुलेगा, रिसर्च उस लेवल पे पहुंचेगा। बिल्कुल। और तब जो लोग इस समय से उसका एक्सपोजर ले रहे होंगे उनको एक्चुअल फ्लेवर समझ में आएगा। आज भी बहुत चेंज हुआ है सर। आज से 20 साल पहले अगर आप किसी से शेयर बाजार की बात करते तो वो बोलता रहे ये तो सट्टा बाजार है। आज नहीं बोलते। आज नहीं बोलता। आज आप किसी को बताओ मैं शेयर बाजार में काम करता हूँ तो वो हो सकता है एट फेस ऑफ इट ना बोले, लेकिन फिर धीरे से आके पूछता है कि भाई मैं कहाँ लगा दूँ, पैसे बता दो यार। मतलब स्पेकुलेशन इज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट। बिल्कुल ठीक बात है। यस, आजकल सट्टा नहीं है, सट्टा नहीं है। और आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाएगी। 2047 का जो विजन है सर AUMs का, 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, जिस तरह का इन्वेस्टर बेस ये एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं ये मानता हूँ सर कि ये कोई स्टडी दो लोगों ने अपने कमरे में बैठ के नहीं बना दी है, इंडिया लेवल पे स्टडी हो रही है। और जब वो लोग इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 करोड़ इन्वेस्टर्स होंगे तो मार्केट कहाँ होगा इस समय पे? अगर मैं आज बोलूँ कि निफ्टी आज 25,000 है, आज से 20 साल बाद कहाँ होगी जब इतना पैसा होगा? तो सर क्या नंबर बोला पाएगा? एक बात करते हैं जी, एक बात तो पक्की है व्यूअर्स को, अगर आपको कुछ नहीं आता ना
तो सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए, डोंट लूज योर मनी, Yes. क्योंकि लूजिंग इज पॉसिबल, इज द रियलिटी. अब जब ट्रेड लेते हैं ना, सोच लीजिए कि वो पैसा जा सकता है. इट्स पॉसिबल कि जो लेट लेते हैं, इट्स पॉसिबल. अगर आपको नहीं आता ना, छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट, निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए. एंड थैंक यू वेरी मच. Sir, बहुत thank you बहुत so अच्छा much, लगा. sir. बहुत अच्छा लगता है कि आपसे बात कर इतना एक्सपीरियंस आपने दिया. Sir. हमारे व्यूअर्स का ज़रूर फायदा होगा. Thank you, sir. कि ज़रूर सिखवाएंगे. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.